नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं आज व्यक्तित्व में नेक्स्ट पार्ट व्यक्तित्व मापन की विधियां। हमने व्यक्तित्व मापन के सिद्धांत पढ़े थे। सिद्धांत के बाद आज हम पढ़ेंगे विधियां। वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है, इस शिक्षा प्रणाली में व्यक्तिगत विभिन्नता को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि बच्चों को शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन व व्यक्तिगत निर्देशन के व्यक्तिगत विभिन्नता को विशेष महत्व दिया गया है। इसीलिए इसके आधार पर इनकी जो व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं, उसके आधार पर इनको व्यक्तिगत निर्देशन दिए जाते हैं। अब व्यक्तिगत मापन की जो विधियां हैं, व्यक्तिगत मापन की विधियां हैं, इन विधियों को हम विधियों के तीन प्रकार है, मुख्यतः दो प्रकार की। पहली अप्रक्षेपण और दूसरी विधि है प्रक्षेपण विधि। यानी नॉन प्रोजेक्टिव मेथड और प्रोजेक्टिव मेथड। नॉन प्रोजेक्टिव मेथड और प्रोजेक्टिव मेथड। अब अप्रक्षेपण विधियां ये तीन प्रकार की होती हैं, या इनको तीन भागों में बांटा गया है। पहली है आत्मनिष्ठ विधि, दूसरी है वस्तुनिष्ठ, तीसरी है मनोविश्लेषण। यानी जो अप्रक्षेपण विधि है, इन विधि को तीन भागों में बांटा गया है: आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और मनोविश्लेषण विधि। ठीक है। और मुख्यतः दो प्रकार की क्वेश्चन यहां से बनता है कि इनमें से कौन सी प्रक्षेपण या अप्रक्षेपण विधि नहीं है। देखो, प्रक्षेपण की बात करूं तो प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग, सबकी बात करूं, सबका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने किया था। फ्राइड ने इस प्रक्षेपण शब्द का जो प्रयोग किया था, वो किस रूप में किया था? रक्षा युक्ति के रूप में। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रक्षेपण क्या है, प्रक्षेपण कहते किसे, उसको आगे हम पढ़ेंगे। अभी तो सबका जो प्रयोग सर्वप्रथम सिगमंड फ्राइड ने किया और किसके रूप में किया? रक्षा युक्ति के रूप में किया। अब देखो, यानी व्यक्तिगत मापन की अप्रक्षेपण की आत्मनिष्ठ विधियां में कौन कौन सी आती हैं? तो सबसे पहले है आत्मकथा। कौन सी है? आत्मकथा। दूसरी है आपकी प्रश्नावली। कौन सी है? प्रश्नावली। तीसरी आपकी व्यक्ति इतिहास विधि। चौथी आपकी साक्षात्कार। पांचवी आपकी परिसूचियां। तो ये प्रमुख विधियां हैं। कौन कौन सी विधि है? देखो, आत्मकथा, प्रश्नावली, व्यक्ति इतिहास, साक्षात्कार और परिसूचियां। ये सारी विधियां कैसी है? ये विधियां हैं आपकी आत्मनिष्ठ विधि। अब आ जाओ वस्तुनिष्ठ विधि। कौन सी विधि? वस्तुनिष्ठ विधि। तो मैं वस्तुनिष्ठ विधि का यहां पर एक कोड बता रहा हूं आपको। निशानी सच्ची एक। वस्तुनिष्ठ का अपने को एक ट्रिक याद करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। तो नहीं में अपने को एक कोड याद रखना है, निशानी सच्ची एक। हम किसी से निशानी लेते हैं, किसी से हम निशानी के रूप मांगते हैं। जैसे अभी सीता जी का पता लगाने हनुमान गया था, तो हनुमान जी ने राम से निशानी मांगी थी कि मैं सीता माता को बताऊं, कैसे बताऊंगा कि मैं राम के पास से आया हूं। या फिर सीता का पता लगाने के बाद जब हनुमान वापस सीता से मिलकर जाता है राम के पास, तो सीता माता से कहता है कि आप मुझे एक निशानी दे दीजिए
ताकि पता लगे कि वास्तव में मैं सीता माता की खोज करके आया हूं। तो अपने को क्या लिखना है, याद रखना है, निशानी सच्ची एक। देखो नी से है, नी 3 बार है, ध्यान का, नी क्यूब, निशानी सच्ची एक, निर्धारण मापनी, निरीक्षण, निष्पादन परीक्षण, निष्पादन परीक्षण, ये नी से हो गया। सा से है समाज समिति विधि, नी से सॉरी यहां पे निर्धारण मापनी, निरीक्षण और यहां निष्पादन कर देना, ये दो टू कर देना, निर्धारण मापनी, निरीक्षण और समाज समिति और निष्पादन परीक्षण। अब से अगला है संचय आलेख प्रपत्र, संचय आलेख प्रपत्र, से कौन सा होगा, संचय आलेख प्रपत्र। अब चे से याद रखना अपने को, ची से चेक लिस्ट, चेक लिस्ट, ए से है एनेक्डोटल रिपोर्ट, ए से क्या है, एनेक्डोटल रिपोर्ट, और कैसे है क्रमबद्ध लेखन विधि, क्रमबद्ध लेखन विधि, कैसे क्या हो गया, क्रमबद्ध लेखन विधि, एनेक्डोटल रिपोर्ट, निर्धारण मापनी, निरीक्षण, निष्पादन परीक्षण, समाज समिति विधि, चेक लिस्ट। तो ये हैं कैसे हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अब है मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण में आपका आता है मुक्त साहचर्य विधि, पहला है मुक्त साहचर्य विधि, दूसरा आपका आता है मुक्त व नियंत्रण साहचर्य विधि, मुक्त व नियंत्रण साहचर्य विधि। नेक्स्ट आपका तीसरा आपका आता है खेल तकनीकी, चौथा आपका आता है साइकोड्रामा, ध्यान रखना है इसको, साइकोड्रामा। पांचवा आपका आता है जिसे कहते हैं मौखिक परीक्षण। छठा आपका आता है जिसे कहते हैं स्वपन विश्लेषण। तो ये जो विधि है हमारी, एक चित्र साहचर्य और है, ध्यान, चित्र साहचर्य परीक्षण, ये जो विधि है हमारी, ये हमारी विधि कैसी है, मनोविश्लेषण विधि। कौन कौन सी है, मुक्त साहचर्य विधि, मुक्त नियंत्रण साहचर्य विधि, खेल तकनीकी विधि, साइकोड्रामा, मौखिक परीक्षण, स्वपन विश्लेषण और चित्र साहचर्य। व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधियां, प्रक्षेपण विद्या। अब इस विद्या कौन कौन सी थी, आगे हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, सब विधियों के बारे में। तो सबसे पहले आती है रोडसा स्याही धब्बा, किसमें आता है ये, प्रोजेक्टिव मार्क। दूसरी आपकी है TAT, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। तीसरी है CAT, सेट, साइड अपरसेप्शन टेस्ट। चौथी कौन सी है, वाक्य पूर्ति, कौन सी है, वाक्य पूर्ति। छठी कौन सी है, पांचवी कौन सी है, खेल व नाटक विधि, कौन सी है, खेल व नाटक विधि। नेक्स्ट कौन सी है, राजेन वाइन PF स्टडी टेस्ट। तो ये हमारे जो परीक्षण है, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन सीधा भी पूछा गया, सेकंड ग्रेड तक पूछा गया कि इनमें से कौन सी प्रक्षेपण विधि नहीं है। तो रोडसा सही दबा है, टेट है, सेट है, वाक्य पूर्ति है, खेल व नाटक है और राजन वाइन PF स्टडी टेस्ट है। अब इनके बारे में हम एक एक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले वो विद्या पढ़ेंगे जिस विधियों को हम कहते हैं आत्मनिष्ठ विधि,
अब आत्मनिष्ठ विधियों में मैंने बताया था पहली विधि कौन सी थी? आत्मकथा। कौन सी है? आत्मकथा। इसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी कहा जाता है। अब क्या होता है? आत्मकथा होती क्या है? आत्मकथा होती क्या है? जीवनी। हिंदी में बोलते हैं कि फलाने ने अपनी जीवनी लिखी है, सचिन तेंदुलकर ने अपनी जीवनी लिखी, तो वही आत्मकथा है, वही ऑटोबायोग्राफी। अब इसमें क्या होता है? व्यक्ति अपने क्या करता है? व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं प्लस संस्मरणों का चित्रण करता है, यानी उसको लिखता है, चित्रण करता है, चित्रण या लेखन करता है। अब वो कैसे करता है? निर्धारित शीर्षकों के आधार पर। कोई शीर्षक जैसे आता है ना, हम इतिहास पढ़ते थे, इतिहास में आता महाराणा प्रताप की जीवनी, तो सबसे आता है जन्म परिचय, उसके बाद में आता है महाराणा प्रताप द्वारा किए गए कार्य, लड़े गए युद्ध, है ना। तो इस प्रकार के जो निर्धारित शीर्षकों के आधार। अब इससे क्या पता लगता है? इससे क्या पता लगता है? व्यक्ति के जीवन चरित्र व गुण दोषों का, जीवन चरित्र में गुण दोषों का क्या होता है? पता लगता है। ठीक है। अब ये आत्मकथा दो प्रकार से लिखी जाती है। कितने प्रकार से लिखी जाती है? दो प्रकार से। एक होती है निर्देशित आत्मकथा, दूसरी होती है व्यक्तिगत आत्मकथा। अब देखो, निर्देशित आत्मकथा किससे कहते हैं? जो व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति अपनी जीवनी किसी और से लिखवाता अपने निर्देशन में, और व्यक्तिगत आत्मकथा में क्या होता है? व्यक्ति स्वयं अपनी जीवनी को लिखता है, तो ये हमारी थी आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी। अब इसके दोष क्या है? इस विधि के दोष ध्यान रखना। इस विधि का प्रमुख दोष है कि व्यक्ति अपने अवगुणों को छुपाता है। क्या करता है? अवगुण छुपाता है। कोई ये थोड़ी कहेगा कि मेरी मां डाकण है, अपनी मां को डाकण नहीं बताता है, तो अपने आप को कैसे बताएगा? तो अपने अवगुणों को क्या करता है? छुपाता है। दूसरा क्या दोष है? अपने कार्यों को चढ़ा बढ़ाकर व्यक्त करता है। कार्यों को चढ़ा बढ़ाकर व्यक्त करता है, मतलब किसी चीज को बहुत हाईलाइट करके उसको अपने को ऊंचा दिखाने के लिए करता है। तो ये थी हमारी विधि थी आत्मकथा विधि। अगली विधि है प्रश्नावली विधि। कौन सी विधि है? प्रश्नावली विधि। तो ये हमारी है प्रश्नावली विधि। ठीक है। अब प्रश्नावली का सबसे पहले, खाली प्रश्नावली की बात करूं तो प्रश्नावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वुडवर्थ। क्वेश्चन यहां से आया हुआ, ध्यान रखना। सेट में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा कि प्रश्नावली को सबसे पहले तैयार किसने किया था, या सर्वप्रथम इसका निर्माण, प्रयोग या निर्माण याद रखना, निर्माण के नाम से ज्यादा आता है इसका निर्माण, तो किसने किया था? वुडवर्थ ने किया। लेकिन यहां आ जाए, नोट में एक लाइन याद रखनी है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक। तो प्रश्नावली अलग है, प्रश्नोत्तर अलग है। इसके जनक कौन है? इसके जनक है सुकरात। कौन है? सुकरात। ठीक है। अब प्रश्नावली विधि का उपनाम क्या है? इस विधि का उपनाम क्या है? इसको कहते हैं पत्र पेंसिल विधि। क्या कहते हैं? पत्र पेंसिल विधि। और इसे एक और कहते हैं स्वनिर्धारण मापनी कहते हैं। अब देखो, नाम से ही है, इसमें क्या की जाती है? एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है,
ठीक है। अब उसमें क्या होता है, एक निर्धारित जो किस पर होता है, निर्धारित विषय वस्तु पर, निर्धारित विषय वस्तु पर प्रश्न पत्र तैयार होता है और व्यक्ति उस निर्धारित विषय वस्तु पर प्रश्न बनाकर उससे संबंधित क्या जाने जाते हैं, उससे क्या जाना जाता है, प्रश्नों के उत्तर जाने जाते हैं, प्रश्नों के उत्तर या जानकारी प्राप्त की जाती है। देखो पत्र पेंसिल इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर पत्र यानी कागज और पेंसिल होना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका लिखित में क्या दिया जाएगा, उत्तर दिया जाएगा और इस उत्तरों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या हो जाता है, निर्धारण हो जाता है। कि जैसे आपने पूछ लिया कि बच्चों को विज्ञान विषय में या मनोविज्ञान में रुचि को जानना, तो इस प्रकार मनोविज्ञान की रुचि पे, क्या आपकी मनोविज्ञान में रुचि है तो क्यों है, किस टॉपिक पर है, क्या है, कब से मनोविज्ञान पढ़ा, कितने घंटे मनोविज्ञान पढ़ते हो, मनोविज्ञान पढ़ना आपको पसंद है कि नहीं। तो इस प्रकार की एक प्रश्नावली तैयार की जाती है, उन प्रश्नों के बच्चों से उत्तर लिखित में जाने जाते हैं। कैसे जाने जाते हैं, लिखित में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार एक तैयार की गई है जिसे कहते हैं प्रश्नावली विधि। कौन सी विधि कहते हैं, जिसे प्रश्नावली विधि कहते हैं। अब इस विधि के प्रश्नावली के बारे में परिभाषा है एक, गुड्डे एंड हट ने कहा, गुड्डे एंड हट ने कहा, क्या कहा, किसके बारे में कहा, प्रश्नावली के बारे में। क्या कहता है कि प्रश्नावली एक प्रकार की उत्तर प्राप्त करने का साधन है। प्रश्नावली एक प्रकार की उत्तर प्राप्त करने का साधन है। मैंने क्या बताया था कि निर्धारित विषय वस्तु पर प्रश्न तैयार किए जाते हैं और उस प्रश्नों का संबंधित व्यक्ति के मापन करके उसके उत्तर को जाना जाता है, साधन है। अब आगे क्या कहता है, जिसका स्वरूप ऐसा होता है कि उत्तरदाता, जिसका स्वरूप, आगे क्या है, जिसका स्वरूप ऐसा होता है कि उत्तरदाता यानी उत्तर देने वाला जो होता है, उत्तरदाता उसकी स्वयं पूर्ति करता है। उत्तरदाता क्या करता है, उसकी स्वयं पूर्ति करता है। तो ये परिभाषा कौन बताता है, गुड्डे एंड हट, ठीक है। गुड्डे एंड हट कहता है प्रश्नावली एक प्रकार की उत्तर प्राप्त करने का साधन है जिसका स्वरूप ऐसा होता है कि उत्तरदाता उसकी स्वयं पूर्ति करता है। तो ये थी प्रश्नावली। अब ये प्रश्नावली 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। पहली है प्रतिबंधित प्रश्नावली, दूसरी आपकी खुली प्रश्नावली, तीसरी आपकी चित्रित प्रश्नावली और चौथी आपकी मिश्रित प्रश्नावली। देखो नाम से है प्रतिबंधित, यानी व्यक्ति को केवल उत्तर देने हाँ या ना में, वो उसमें बंधा हुआ है। क्या आप घर में रहना पसंद करते हैं, 2 में से एक ही चीज को ऑप्शन है, बंध गया ना व्यक्ति, हाँ में या ना में। तो ऐसी प्रश्नावली को प्रतिबंधित प्रश्नावली कहते हैं, जिसमें व्यक्ति यस या नो में जवाब देता है। अगला है खुली प्रश्नावली, जिसमें व्यक्ति अपने क्या करता है, विचारों को व्यक्त कर सकता है। जैसे आप कुछ भी कह दे, लिख दिया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, क्वेश्चन आ गया कि ऑपरेशन या कोरोना वायरस क्या है। जैसे एग्जांपल आ गया कोरोना वायरस क्या है। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा कि किस प्रकार है, कैसे काम करता है, कब तक जीवित रहता है, किस प्रकार संक्रमण फैलाता है, तो
तो अपने विचार प्रकट कर सकता है। यह होगी कैसी? खुली। अब है चित्रित। किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से। चित्रों के माध्यम से आपने देखे होंगे अखबार के अंदर इस प्रकार के आते हैं, डायग्राम बने रहते हैं कि इस पॉइंटों को मिलाइए, या दो चित्र बने रहते हैं कि दोनों में 10 क्या है, मिस्टेक है, अंतर है, डिफरेंट है, उनको छांटिए, उनको बताइए, चिन्हित कीजिए। तो ऐसे चित्रों के माध्यम से होता है। अगली कौन सी है? मिश्रित प्रश्नावली। इसमें क्या होते हैं? तीनों का मिश्रण। तीनों का मिश्रण यानी कुछ क्वेश्चन यस या नो वाले होते हैं, कुछ खुले विचारों वाले होते हैं, कुछ चित्रों के माध्यम से होते हैं, तो उसे कहते हैं मिश्रित प्रश्नावली। क्या बोलते हैं? मिश्रित प्रश्नावली। अब आगे है आपका, नेक्स्ट है आपका कि इसके गुण और दोष। तो गुण दोष दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि हमने जो इसके अभी तक अर्थ हैं, प्रकार हैं, परिभाषा है, इसी से इसके गुण दोष। देखो गुण क्या है? पहला गुण ये है कि दूर बैठे व्यक्ति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है? व्यक्ति अपने भावनाओं को प्रकट कर सकता है। तीसरा क्या है? एक समय में अधिक व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पांचवा क्या है? किसी वस्तु विशेष के बारे में गहन जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार के ये गुण होंगे। लेकिन दोष क्या है? दोष, सबसे बड़ा दोष है कि यह शिक्षित व्यक्तियों के लिए ही उपयोगी है, अनपढ़ के लिए उपयोगी नहीं। नेक्स्ट दोष क्या है? व्यक्ति इसमें यदि उसकी मानसिक कह सकते हैं कि यदि उस व्यक्ति उसको अपनी वास्तविक जानकारी को छुपाकर उत्तर दे सकता है। नेक्स्ट क्या है? व्यक्ति समय पर उसका जवाब देकर उसको वापस नहीं लौटा सकता। नेक्स्ट क्या है कि इसे दूर भेजने में, तो डाक व्यवस्था जो भी रहती है आजकल मल्टीमीडिया है, तो व्यक्ति उसमें क्या है, अपनी इच्छा पर निर्भर है कि वापस कब लौटाए, कब करे। तो ये इसके सारे क्या है, गुण और दोष है जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसी से आपको पता लग जाता है कि इसको, और ये इतनी ज्यादा भरोसेमंद नहीं है। भरोसेमंद इसीलिए नहीं है कि व्यक्ति क्या करता है, अपने गुण दोषों को छुपाकर ऐसे ही यस नो कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट विधि है साक्षात्कार, इंटरव्यू। दो शब्दों से मिलकर बना है इंटर प्लस व्यू। इंटर का मतलब होता है अंदर और व्यू का मतलब होता है झांकना। अर्थात एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के अंदर कम या अधिक झांकना या अंदर प्रवेश करना, उससे क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। अर्थात व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं को क्या करना, जानना, क्या कहलाता है, इंटरव्यू कहलाता है। और आधुनिक समय में इस विधि का जो महत्व है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि किसी भी आप स्टेज पे जाओगे तो सबसे पहले इंटरव्यू होता है, तो इसका कैरेज जो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का उस कार्य के प्रति, जिस कार्य के लिए वो नॉमिनेटेड हो रहा है, उसके प्रति उसका दृष्टिकोण, नजरिया कैसा है, उसे ही कहते हैं इंटरव्यू। ठीक है। अब देखो अर्थ क्या है, दो या दो व्यक्तियों के बीच होने वाला आमना सामना या अंतःक्रिया। इसमें क्या होता है, व्यक्ति से भेंट करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। किसी समस्या से संबंधित जो तथ्य है उससे एकत्रित किए जाते हैं। इसीलिए गुड्डे एंड हेड क्या कहता है, किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप क्या कहलाता है, इंटरव्यू कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना परिभाषा। किसी उद्देश्य से किया जाने वाला गंभीर वार्तालाप क्या कहलाता है, इंटरव्यू कहलाता है। और पीवीएन भी ये कहता है, पीवीएन क्या कहता है कि दो व्यक्तियों के बीच होने वाला आमना सामना जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति के जो अपरिचित है उसके अंदर की भावनाओं को जानना ही क्या कहलाता है, इंटरव्यू। कौन कहता है, पीवीएन कहता है। अब ये इंटरव्यू तीन प्रकार का होता है। पहला होता है औपचारिक, जिसे कहते हैं निर्देशित। दूसरा होता है अनौपचारिक, जिसे कहते हैं अनिर्देशित। तीसरा होता है समाहारक। अब देखो औपचारिक क्या होता है। औपचारिक इंटरव्यू वो होता है जिसमें इंटरव्यू के लिए जो पूछे जाने वाले प्रश्न, जो क्वेश्चन होते हैं, वो पहले से पूर्व क्या होते हैं, निर्धारित। यानी इंटरव्यू में पूछे जाने वाली विषय वस्तु पहले से निर्धारित होती है, उसे कहते हैं निर्देशित या औपचारिक। अनिर्देशित या अनौपचारिक,
जिसमें पूर्व से कुछ निर्धारित नहीं होते हैं। एक स्थिति विशेष, व्यक्ति विशेष के आधार पर प्रश्नों को पुटअप करके उसकी भावनाओं को जाना जाता है, उसे कहते हैं अनौपचारिक। और जिसमें कुछ क्वेश्चन पहले से निर्धारित होते हैं और कुछ क्वेश्चन स्थिति विशेष, जिसे कहते हैं समाहार। यानी इन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का मिला जुला स्वरूप क्या कहलाता है? समाहारक कहलाता है। तो ये हमारी विधि थी इंटरव्यू, जिसे हम कहते हैं केस स्टडी। ये इसका विकास कब हुआ था? इस विधि का विकास होता है 400 BC में, यानी जब से मनोविज्ञान का विकास माना जाता है लगभग उस समय भी इसका शुरुआत होती है। लेकिन इसे सुव्यवस्थित जो विकास है वो 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से माना जाता है। अब ये विधि, इसका जो सबसे पहले प्रयोग, इंपॉर्टेंट लाइन है कि व्यक्ति इतिहास विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस क्षेत्र में हुआ? तो कौन सा आ जाएगा? कानून के क्षेत्र में हुआ था। लेकिन बाद में इसका प्रयोग शिक्षा में, मनोविज्ञान में, चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में होने लगा। ठीक है, अब इसका उपयोग कैसे किया जाता है कि जो समस्यात्मक व असामान्य बालक है, उस बालक के अध्ययन हेतु सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। कैसे? समस्यात्मक व असामान्य बालकों के अध्ययन हेतु सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मन बुद्धि पिछड़े व मानसिक रोगियों के अध्ययन में निर्देशन की भी सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो केस स्टडी है। कैसे? मन बुद्धि समस्यात्मक मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो आ जाएगी आपकी व्यक्ति इतिहास विधि। अब इसमें क्या होता है कि इसमें अध्ययन किया जाता है किसका? व्यक्ति विशेष के व्यवहार का और उसके मानसिक जीवन के अध्ययन का। एक तो उस व्यक्ति के व्यवहार का और उसके जो मानसिक जीवन उसका अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन करके उसका सारा एक डाटा कलेक्शन, आंकड़े का संग्रह तैयार किया जाता है। यानी पूरी व्यक्ति इतिहास, यानी उस व्यक्ति की पूरी जीवनी लिखी जाती है कि व्यक्ति कब से कब गया स्कूल, कहाँ जाता है, कब जाता है, किस समय जाता है, किसके साथ रहता है, कितने समय टीवी देखता है, घर पे कहाँ बैठता है, किस बेंच पे बैठता है, दोस्त कौन सा टीचर क्या पढ़ाता है, पूरी जीवनी जानी जाती है और उसके आधार पर आंकड़े तैयार किए जाते हैं। और सबसे पहले इसमें क्या होता है? निदान क्या होता है? समस्या के कारण को जानना। समस्या के कारण को जानना क्या कहलाता है? निदान। और निदान किससे संभव है? इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना, मनोविज्ञान की सहायता से निदान संभव है। किसकी सहायता से? मनोविज्ञान की सहायता से। पहले निदान होता, उसके बाद में क्या होता? उपचार। इससे पिछली रीट में आया था, सेकंड लेवल में ये क्वेश्चन आया था। तो बाद में क्या होता? उपचार। और उपचार किससे संभव है? उपचार होता समस्या को क्या करना, समस्या को जानना निदान है, समस्या को दूर करना उपचार है। और उपचार किसकी सहायता से संभव होता है? शिक्षा की सहायता से उपचार संभव है और मनोविज्ञान की सहायता से उसका निदान संभव है। अब देखो, ये व्यक्ति निदान की सर्वश्रेष्ठ विधि है। व्यक्ति के निदान की क्या है? सबसे अच्छी विधि मानी गई है, क्योंकि इसमें पूरा इतिहास व्यक्ति का लिखकर इसे तैयार किया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं कि सर्वप्रथम प्रयोग विकास कब हुआ, सुव्यवस्थित विकास कब हुआ, और इसके जनक भी याद रख लेना। जनक है टाइड में, कौन है इसके जनक? टाइड में। ठीक है, अब देखो अध्ययन किसका किया जाता है और पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, निदान किससे संभव है और उपचार किससे संभव है। तो ये थी हमारी व्यक्ति इतिहास विधि। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आंकड़े एकत्रित कैसे किए जाते हैं, तो इसके क्या है, विधि के क्या है, सोपान कह सकते हैं अपन, चरण कह सकते हैं, सोपान या चरण। कितने सोपान बताए गए इसके, मुख्यतः 4, सामान्य रूप से कितने बताए गए, 4। सबसे पहले है योजना बनाना। हम कोई भी काम करते हैं तो काम की पहले क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं। तो सबसे पहले है योजना बनाना। फिर हमने योजना बना ली, योजना बनाई कि जो इस विशेषकर मतलब जो कैसा प्रतिभाशाली बालक है उसकी भी कर सकते हैं। योजना बना ली, योजना बनाने के बाद हम क्या करेंगे, आंकड़े एकत्रित करेंगे। तो दूसरा चरण कौन सा हो गया, आंकड़े एकत्रित करना। आंकड़े एकत्रित करना, हमने योजना बनाई, आंकड़े एकत्रित किए। अब इसी आंकड़ों के आधार पर
हम तीसरा इसका स्टेप लेंगे, वो क्या है, व्यक्ति इतिहास को क्या करना, लिखना। तो अगला आएगा आपका व्यक्तिव्रत लिखना, व्यक्तिव्रत लिखना। अब उस आंकड़ों को आधार पर हम उसका इतिहास लिखना शुरू करेंगे। अब इतिहास शुरू करने के बाद क्या करेंगे, लिख लिया, लिखने के बाद हम चौथा स्टेप है, क्या है, मूल्यांकन, सॉरी चौथा है आपका निदान, निदान व मूल्यांकन, याद रखना, निदान व मूल्यांकन। ध्यान रखना, कहीं कहीं आपको किताबों में 5 बताए हैं तो निदान अलग बताया है और 5वां मूल्यांकन बताया है, लेकिन सामान्यतः इसके जो स्टैंडर्ड है वो 4 बताए गए, निदान और मूल्यांकन को एक साथ लिया गया है। अब रोग का क्या हो गया, निदान, निदान के बाद क्या दिया जाएगा मूल्यांकन में, उपचार, उपचार, निदान किया जाएगा, निदान के बाद उपचार किया जाएगा, उपचार के बाद उसकी क्या ली जाती है, फीडबैक ली जाती है, फीडबैक ली जाती है, तो वो होता है मूल्यांकन। तो इस प्रकार ये विधि प्रसारित की जाती है ऐसे बच्चों पर, विशेषकर से जो क्या होते हैं, जो असामान्य या मंद बुद्धि या पिछड़े बालक होते हैं, और उनके लिए ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। अगली विधि है आपकी परिसूच्या। अगली विधि कौन सी है, परिसूच्या। इसको और क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं, इन्वेंट्री भी कहते हैं, परिसूच्या या इन्वेंट्री। अब देखो इसका जो परिसूची है, इसका भी सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, प्रयोग किया था वुडवर्थ ने। किसने किया था, वुडवर्थ ने। प्रश्नोत्तर विधि का, सॉरी प्रश्नावली विधि का भी उसने किया था, और इसका भी उसने किया था, कब किया था, सेकंड विश्व युद्ध के समय, विश्व युद्ध के समय क्या हुआ था बाद, और किस लिए, मानसिक रोगियों के उपचार है, सॉरी मानसिक रूप से रोगी सैनिकों के उपचार है, सैनिकों के उपचार है। एक वुडवर्थ ने, सेकंड विश्व युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में क्या हुए थे कि अमेरिका में सबसे महाशक्ति उभर कर आया था, तो वहां बहुत से सैनिक क्या हो गए थे। अब युद्ध समाप्त के बाद भी सैनिकों के कानों में रात में क्या, गोलियों की धाएं धाएं आवाज, तलवारें, मारकाट वो सुनाई देती थी, वो सो नहीं पाते थे, और मानसिक रूप से क्या हो गए थे, मानसिक संतुलन खो बैठे थे। ऐसे लोगों के उपचार के लिए वुडवर्थ ने एक परिसूची तैयार की, जिसे इन्वेंट्री कहा जाता है। और अब इसके आधार पर क्या किया, ये एक उपचार के लिए क्या, ये क्या है, स्वयं मूल्यांकन मापनी, स्वयं मूल्यांकन मापनी। अब इसमें व्यक्ति क्या करता है, एक क्या होती है एक, अब इसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं, और उस क्वेश्चनों का व्यक्ति हाँ या ना में उत्तर देके उसका रिजल्ट भी खुद स्वयं मापता है, इसीलिए स्वयं निर्धारित मूल्यांकन मापनी कहा जाता है। और इसका प्रयोग विशेष रूप से प्रयोग, ध्यान रखना, विशेष रूप से प्रयोग, तो अपने लिखना कुसमायोजन को जानने के लिए, कुसमायोजन को जानने के लिए। अब देखो वो जो सैनिक थे, नींद नहीं आती थी उसे, और वो मानसिक रूप से पिछड़ गए थे, तो उसमें समायोजन नहीं कर पाते थे, तो उसको जानने के लिए किया जाता था। और ये इसमें भी क्या किया जाता है, इसमें भी एक क्या बनाई जाती है, एक प्रश्नावली तैयार करके हाँ या ना में क्या मांगे जाते हैं, उत्तर मांगे जाते हैं। बस ये प्रश्नावली की तरह ही होती है, लेकिन छोटा लघु होती हैं, और किसी एक छोटी सी जो है, जो कुसमायोजन का एक छोटा सा पॉइंट कह सकते हैं, एक छोटी सी समस्या कह सकते हैं, उसको जानने के लिए की जाती है, और इसीलिए इसे स्वयं मूल्यांकन मापनी भी कहा जाता है। इसका प्रयोग भी किसने किया था, वुडवर्थ ने किया, और इसमें भी क्या बनाई जाती है, एक छोटी प्रश्नावली। तो ये सभी थी हमारी आत्मनिष्ठ